Today's topic is supply of foreign currency. ठीक है, अब पहले मैं कर्व बनाऊंगी क्योंकि कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है डिमांड कर्व की और एक सप्लाई कर्व की। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा था? नेगेटिव। कैसा था? नेगेटिव। आज हम कर रहे हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का स्लोप होता है पॉजिटिव। ये आपका सप्लाई कर्व है, इसका स्लोप है पॉजिटिव। अब पहले हम डिस्कस करेंगे ये पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है, क्योंकि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड का मीनिंग है, ध्यान से समझना इन चीजों को। इस साइड हमेशा होता है रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है? रेट ऑफ एक्सचेंज। नीचे की तरफ होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, अब यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज में अगर रखती हूँ, सपोज दैट ये 80 है, मैं यहाँ पे नंबर रख रही हूँ। आपने नंबर नहीं रखना, आपने R1, R2, R ये सब लिखना है। ठीक है, तो ये मैं पहले R लिख रही हूँ क्योंकि पेपर में आपने ऐसा ही लिखना है। अब ये सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ 70। अब रेट ऑफ एक्सचेंज 70 है। एक सप्लायर की नजर से देखना, सप्लायर रेट ऑफ एक्सचेंज 70 होगा तो सप्लाई कम होगी ज्यादा होगी? फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। लॉजिक समझा रही हूँ, हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, समझना है कैसे है। नाउ सपोज मैं अमेरिका से हूँ, ठीक है, और मुझे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट कब करूंगी? जब मेरी करेंसी की, डॉलर की वैल्यू हाई होगी। अगर मेरी करेंसी की वैल्यू लो है तो मैं लो वैल्यू पर कैसे इन्वेस्टमेंट करूं? क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू अगर हाई होगी तो मुझे अपना डॉलर कम देना पड़ेगा ना वहां पे। और अगर मेरी करेंसी की वैल्यू लो होगी तो मुझे मेरा डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अभी मैं दोबारा समझाऊं? आ गया। जिसको नहीं आया वो ऐसे छोटा सा भी हैंड रेस कर दो, मैं दोबारा समझा दूंगी। वेरी गुड, दोबारा बता देती हूँ। तो अगर मेरी करेंसी, मेरा डॉलर है, मेरा डॉलर है 70 रुपीज का, 70 रुपी $1, ठीक है, 70 रुपी $1। अब अगर मेरा डॉलर 90 का हो जाता है और मेरी इन्वेस्टमेंट कितने मिलियंस में होगी, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी। अगर डॉलर 90 में चलेगा तब इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है, 70 में चलेगा तब इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है? आप समझ में आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डॉलर 70 का था तो मैंने इन्वेस्टमेंट कम की तो डॉलर की सप्लाई कम है। अब अगर डॉलर 80 का होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी और बढ़ाऊंगी। 90 का होगा तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो जैसे जैसे डॉलर का प्राइस अप होगा वैसे वैसे डॉलर की सप्लाई हाई होगी। अगर डॉलर का प्राइस लो होगा तो सप्लाई लो। आया समझ में? दैट इज व्हाई देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, अब हम इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे। सप्लाई का मतलब होता है फॉरेन करेंसी का हमारी कंट्री में आना। गॉट इट? सप्लाई का मतलब उसका आना। डिमांड का मतलब हम लोग डिमांड करते हैं, करेंसी हम डिमांड करेंगे। सप्लाई मतलब सप्लाई हो रही है, हमारे पास आ रही है। अब सप्लाई होती कैसे? फैक्टर्स बताइए। किसी भी कंट्री में अदर कर मतलब इंडिया में फॉरेन करेंसी की सप्लाई कैसे होती है? फैक्टर्स बताइए, कैसे कैसे होती है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को मैं क्या बोलूँगी? इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स? क्या करूँ? इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। क्या करेंगे हम? अगर मैं एक्सपोर्ट पे करूंगी तभी तो सप्लाई होगी। सप्लाई का मतलब आना। मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब अगर मैं एक्सपोर्ट्स करूंगी तो फॉरेन करेंसी आएगी जाएगी? आएगी। मतलब इंडिया में आपने बुलाना है फॉरेन करेंसी को। और बताइए कैसे कैसे रीजन होंगे? बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। और बताइए, अभी लिखती हूँ, मैं पॉइंट बनाऊंगी। बोलिए बोलिए। फॉरेन टूरिस्ट, वेरी गुड। टूरिस्ट हमारे पास आएंगे तो सप्लाई होगी या नहीं होगी? तो टूरिज्म बोल सकते हैं इसको। आपको पता है तभी गवर्नमेंट टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश करती रहती है। टीवी में एड्स आती हैं बहुत ही ना कि महाराष्ट्र में ये है, दिल्ली में ये है। कभी ऐड देखी होगी? ऐसी ऐड तो आप देखते ही नहीं होगे ना, वो स्विच कर देते होंगे। क्या करना है ना, स्किप कर देते हो ऐसी ऐड को। तो ये एड्स इसलिए दिखाई जाती हैं सो दैट टूरिज्म को इंक्रीज किया जा सके, और टूरिज्म होगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, सट्टा। वेरी गुड। स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा। कल मैंने आपको बोला था
कि हम लोग सट्टा खेलते हैं तो 70 रुपये का हमने डॉलर परचेज किया, 90 का हम जब सेल करेंगे तो सप्लाई भी तो होगी। जब हमने 70 का परचेज किया तब डिमांड हुई थी, सप्लाई डिमांड। अब हमने 90 का सेल किया, अब डिमांड हुई है, सप्लाई। लॉजिक क्लियर है ना? नहीं आया? जिसको नहीं आता बेटा, मैंने बोला ना आपको, अगर बोलने में शर्म आती है जस्ट रेज योर स्मॉल हैंड, स्मॉल फिंगर कि हमें नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगी, आई विल नॉट कॉल योर नेम। ओके, नेक्स्ट। आउटसोर्सिंग। हाँ जी, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है सिखाया भी है मैंने, इंडियन इको में सिखाया था। आउटसोर्सिंग क्या होती है? बाहर वालों को अपनी सर्विसेज देना, फिर जब हम उनको अपनी सर्विसेज देंगे तो वो हमें पेमेंट करेंगे, फॉरेन करेंसी का सप्लाई होगी। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, वेरी गुड। आउटसोर्सिंग और इन्वेस्टमेंट। किसकी इन्वेस्टमेंट? उनकी या हमारी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर नाम बोलिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी सप्लाई होगी, करेंसी हमारे पास आएगी। और गिफ्ट्स, कल भी किया था ना हमने, जब हम गिफ्ट देंगे तो डिमांड होगी, वो गिफ्ट देंगे तो सप्लाई। कल वाले सारे पॉइंट्स हैं, बस अपोजिट हो जाएंगे। आप बताइए, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम? कल हमने डिमांड किया, नेगेटिव क्यों होता है? आज हमने सप्लाई किया, पॉजिटिव क्यों होता है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डिमांड सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लो, तो दीज आर दी फैक्टर्स, दीज आर दी रीजंस कि क्यों ये पॉजिटिव स्लो होता है। गॉट इट? डिमांड क्लियर, सप्लाई क्लियर। अब मैं इन दोनों की हेल्प से निकालूंगी डिटर्मिनेशन कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है। डिमांड और सप्लाई क्लियर है? इरेज कर दूं? नहीं करूं? कर दूं? अब हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ध्यान से देखना, डिटर्मिनेशन। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। OX, OY ये प्रॉपर लिखना है जब भी डायग्राम बनाएंगे। दिस इज योर डिमांड कर्व, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस इज योर सप्लाई कर्व, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इस तरफ क्या आएगा? रेट ऑफ एक्सचेंज। और नीचे क्या आएगा बेटा? सप्लाई टू डिमांड। कहाँ गया? बुक लग रही है? डिमांड एंड सप्लाई दोनों आएगा इसके अंदर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है ना? दोनों आएगा नीचे की तरफ। अब इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग कैसे होती है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये देखो। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको 11th में भी समझाया था, 12th में भी बता रही हूँ। जहां पर लेने वाला और देने वाला दोनों हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर वाला कह रहा है मैं 80 रुपीज का दूंगा, इंडिया वाला कह रहा है डन, हो गया इक्विलिब्रियम। डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड करने वाला। सप्लाई मतलब सप्लायर। तो डिमांड करने वाला और सप्लाई करने वाला जहाँ पे दोनों इक्वल हो वहाँ पे आपका बैलेंसिंग हो जाती है। ये आपकी बैलेंसिंग हो गई। सपोज ये बैलेंसिंग हुई हमारी 80 पर, वैसे आप 80 लिखेंगे नहीं, आप R लिखेंगे। आपकी बैलेंसिंग हुई है 80। अब क्या हुआ? डॉलर वालों ने डॉलर का प्राइस बढ़ा के 85 कर दिया। 85। अब 85 पर सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का, बट डिमांड कम हो जाएगी। हम कम डिमांड करेंगे। हम क्यों कम डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि बहुत प्राइस हाई है। तो ऐसे में एक्सेस सप्लाई होगी, यहाँ लिखेंगे एक्सेस सप्लाई। जब सप्लाई एक्सेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस गिर के वापस 80 पर आ जाएगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट का नाम ई लिखा है, इक्विलिब्रियम। इन दोनों पॉइंट का नाम आप रखेंगे ए बी। ए बी का मतलब एक्सेस सप्लाई। आपसे पूछेंगे एक्सेस सप्लाई कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक एक्सेस सप्लाई है। ठीक है? उसके बाद अगर डॉलर का प्राइस गिर के 75 हो जाता है, 75, तो 75 पे क्या होगा? वो सप्लाई कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? उनको लॉस हो रहा है, वो कहेंगे बाद में करेंगे, डॉलर का रेट बढ़ने दो। बट हम डिमांड ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम। अब इसका नाम मैं रख रही हूँ CH। यहाँ रखेंगे हम लोग एक्सेस डिमांड। तो ये सारी चीज़ें डायग्राम में क्लियर है। डायग्राम में ही आपने सब कुछ बताना है। यहाँ एक्सेस सप्लाई है, यहाँ एक्सेस डिमांड है, विच रिजल्ट्स कि ऑटोमेटिकली ये ई पर चला जाएगा। अगर एक्सेस डिमांड होगी तब भी ऑटोमेटिकली ई पर चला जाएगा, एक्सेस सप्लाई होगी तब भी ऑटोमेटिकली ई पर चला जाएगा। इसमें इज देयर एनी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट? मैंने कहीं भी कुछ गवर्नमेंट के बारे में बोला है? नो। तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन हो गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, ये ऑटोमेटिक हुआ है, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस।
ये आपका क्वेश्चन हो गया रेडी, 4 मार्क। इसी को आपने एक्सप्लेन करना है, नीचे लाके 3 पॉइंट्स इक्विलिब्रियम, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, हेडिंग बना के एक्सप्लेन करना है। ध्यान से देख लो। देखिए, मैंने आपको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बताया, फ्लेक्सिबल बताया, आप सबने बोला था कि समझ में भी आया, नहीं आया? आ गया। तो अब जब आपको समझ में आ गया तब आप लोग मुझे आंसर देंगे, ठीक है? आंसर आप यही देना, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल को दोनों को माइंड में रखेंगे। आपको उनको दोनों को सुनकर समझकर जो लग रहा है कि इसमें डिफरेंसेस लग रहे हैं, वो डिफरेंसेस आप मुझे बताएंगे। उनको पॉलिश में कर दूंगी बट आप बताएंगे, ओके? सो एनी वन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? यस, प्राची। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गोल्ड और करेंसी के रिस्पेक्ट में बात होती है और फ्लेक्सिबल में डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी। अब इसको पॉलिश करने का काम मेरा है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बना सकते हैं कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें इसने एक्चुअली 2-3 पॉइंट मर्ज कर दिए एक साथ। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम देखो तब भी गोल्ड चाहिए, आप उसमें ब्रेडेन वुड सिस्टम देखो तब भी गोल्ड चाहिए। तो इसमें गोल्ड रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें गोल्ड रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आप डिफरेंस करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे और होना चाहिए, बेसिस का होना चाहिए। तो इसका बेसिस क्या बनेगा? गोल्ड रिजर्व। क्या बनेगा? गोल्ड रिजर्व। तो नंबर 1 गोल्ड रिजर्व। नाउ यूज योर ब्रेन अगेन। सेकंड पॉइंट बताइए बेटा, ये तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बताइए। यहाँ पर मैं नोट्स की तरह लिख रही हूँ, आप ज्यादा नोट्स मत बनाना। फिक्स में गोल्ड रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लेक्सिबल में नहीं होती। टेस्ट में ऐसा मत लिख देना कि टिक और रॉन्ग। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में तो गवर्नमेंट का पावर होती है चेंज करने की, बिल्कुल। फ्लेक्सिबल में नहीं होती, वो मार्केट का होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। देखा, आता है ना, सबको आता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में देयर इज कंप्लीट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इंटरवेंशन हम नहीं बोल सकते, कंट्रोल बोल सकते हैं। हर चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल। हमारे तो फर्स्ट लाइन ही यही है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, है ना? तो गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है इसमें और इसमें नो कंट्रोल। गॉट इट? पार्शियल कंट्रोल नहीं लिखना, नो कंट्रोल। तो सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3 देखिए कौन हैंड रेज कर रहा है? यस, फिक्स में स्टेबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबल में अनस्टेबल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम अनस्टेबल वर्ड को यहाँ पे लिखेंगे चेंज, ओके? तो फिक्स एक्सचेंज रेट और ऑलवेज स्टेबल, बट फ्लेक्सिबल अनस्टेबल और चेंजेस, ओके, फ्रीक्वेंटली। इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं। इसके लिए जब तक ये चैप्टर चल रहा है, आपको डेली मॉर्निंग में आने से पहले गूगल पे सर्च करके आना है आज डॉलर का प्राइस क्या है इन टर्म्स ऑफ रुपी, और डेली आप चेक करेंगे, कभी 10 पैसा अप होगा, कभी 20 पैसा डाउन होगा, ये चलता रहेगा फ्लक्चुएशन। तो क्या पॉइंट बोला आपने? दूसरे पॉइंट स्टेबिलिटी। तो पॉइंट नंबर 3 स्टेबिलिटी। नेक्स्ट कौन बोलेगा? देखिए, यस बोलिए। नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करती है और उसमें फ्लेक्सिबल मेंटेन करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो मैं रिजर्व्स लिख रही हूँ यहाँ पे ओनली। फिक्स्ड में आपको रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लेक्सिबल में रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब नंबर 5, अब हम बोलेंगे कौन पॉइंट्स क्या बन सकते हैं? डिटर्मिनेशन। क्या पॉइंट बनेगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस, है ना? तो डिटरमिनेशन पॉइंट का नाम बनेगा, ठीक है? 6 पॉइंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी आपने चैप्टर रिसेंटली किया ना? फिक्स्ड से आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस नहीं कर सकते। फिक्स्ड से बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल से बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर सकते हो। अब आप कहोगे मैडम ये कैसे होगा, तो मैं समझाऊँ तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको